मिस्टर वो एक छोटे से मकान में था। उसका हुलिया बदल चुका था। उसने अपने सर से विग उतार दी थी। अब उसके सर पर शरीफाना अंदाज के छोटे से बाल थे। आंखों से लेंस निकाल लिए थे। अब उसकी आंखें नीली नहीं स्याह थीं। दो नन्हे से स्प्रिंग नाक के नथनों में थे, जिनके बायस नाक कुछ चौड़ी दिखाई देती थी। स्प्रिंग को नथनों से निकालने के बाद नाक सुतवा हो गई थी। आरजी प्लास्टिक मेकअप के जरिए होंठ इस हद तक मोटे थे जो देखने में बुरे नहीं लगते थे। उसी मेकअप के जरिए ठोड़ी में ऐसी तब्दीली की गई थी कि उस ठोड़ी में एक गड्ढा पड़ गया था। मेकअप उतारने के बाद होंठ पतले और मुतनासिब हो गए थे। ठोड़ी में अब गड्ढा नहीं रहा था। इस तरह चेहरा बिल्कुल तब्दील हो गया था। उस मकान में एक बड़े मियाँ और उनकी बीवी थी। उनके अलावा एक जवान लड़की थी। वो मिस्टर वो की बहन और माँ बाप बने हुए थे। उसका मौजूदा चेहरे के मुताबिक शनाख्ती कार्ड था जिस पर उसका नाम सैयद अमीर हमजा लिखा हुआ था। वो एक मेज के पास बैठा हुआ टेबल लैंप के सामने झुका हुआ कागजात के उस पलंदे को खोल कर पढ़ रहा था। वो असल मुआहिदा था जो हुकूमत के एक आला ओहदेदार और सीपा के दरमियान तय पाया था। इस मुआहिदे का मतन ये था कि केटी बंदर के करीब थर के 200 मुरब्बा किलोमीटर को सिर्फ 9 करोड़ में सीपा के हवाले कर दिया गया था, जबकि वो पाकिस्तान का साहिली इलाका है और वहाँ किसी गैर पाकिस्तानी को कदम रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक तो वो गोया पाकिस्तान में दाखिल होने का दरवाजा था। उसे अरबों और खरबों डॉलर और पाउंड में भी नहीं दिया जा सकता था, जबकि सिर्फ 9 करोड़ रुपए में दे दिया गया। दूसरी अहम बात यह थी कि वो इलाका कराची से 150 किलोमीटर दूर था और भारत की सरहद से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर था। इस तरह भारत बरतानवी सीपा कंपनी के कांधे पर बैठकर आसानी से किसी तरह की भी खुफिया कार्रवाई कर सकता था। इस मुआहिदे को बरतानिया के कानून के ताबे किया गया था और पाकिस्तानी कवानीन की नफी की गई थी। अगर मुस्तकबिल में कभी पाकिस्तान और सीपा के दरमियान कोई तनाजा पैदा होता तो पाकिस्तान की किसी अदालत को उसका फैसला करने का कोई हक हासिल न होता। ये मुकदमा सिर्फ बरतानवी अदालत में दायर किया जाता। इस मुआहिदे के मुताबिक सीपा उस साहिली इलाके के मालिकाना हुकूक किसी दूसरी कंपनी को मुंतकिल कर सकती थी। इस तरह यह हकीकत वाज़े हो रही थी कि सीपा कंपनी की पुश्त पर अमरीकी कंपनी हॉपवेल होल्डिंग लिमिटेड HH थी, लिहाजा वहाँ किसी भी मौके पर अमरीकी फौजी अड्डा कायम हो सकता था। इस मुआहिदे में और बहुत कुछ ऐसी बातें थीं जो मुहिब्बान वतन के लिए कतई नाकाबिले बर्दाश्त थी। ये ऐसी चोरी और वतन फरोशी थी जिसे मुखलिसान वतन और अवाम से छुपाने के लिए ये जाहिर किया जा रहा था कि केटी बंदर में 1320 मेगावाट का बिजली घर बनाने के लिए सीपा से मुआहिदा किया गया है। यही केटी बंदर बिजली घर वाला मुआहिदा मिस्टर वो को दिखाया गया था और असली मुआहिदे को छुपाया जा रहा था। लेकिन छुपाने से पहले ही मिस्टर वो ने अपनी हिकमत अमली से उस असल मुआहिदे को हासिल कर लिया था। मिस्टर वो को जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान के साहिली सरहदी इलाके में गैर मुल्की आ रहे हैं और वहाँ रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं, उनकी आमद और रिहाइश के सिलसिले में कहा जा रहा था कि सीपा कंपनी वाले केटी बंदर में बिजली घर कायम करने के लिए आए हैं। थर के इलाके में कोयले के जो ज़खायर हैं, इन कोयलों के जरिए उस बिजली घर को चलाया जाएगा। लेकिन मिस्टर वो जैसे हसास पाकिस्तानी इस सिलसिले में मुतमईन नहीं थे। उसने पहले सोचा कि बिजली घर ऐसे साहिली इलाके में क्यों कायम किया जा रहा है जहाँ से कोयले के ज़खायर सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं और कोयले को केटी बंदर तक पहुँचाने के लिए रेलवे लाइन भी नहीं बिछाई गई और मुआहिदा किए जाने के 1.5 बरस बाद भी बिजली घर के कयाम का काम शुरू नहीं हुआ। उन गैर मुल्की अफराद की मौजूदगी ने शुबहात में मुब्तला किया तो मिस्टर वो ने मुहिब्बान वतन की एक टीम बनाई। इस टीम में सभी तालीम याफ्ता, हुनरमंद और कई तरह की सलाहियतों से भरपूर जाननिसार थे। उन्होंने जिहाद शुरू किया तो इस हद तक कामयाब हुए कि असल मुल्क दुश्मन मुआहिदा मिस्टर वो के हाथ लग गया। सच्चाई बहुत जहरीली होती है। मिस्टर वो असल खुफिया मुआहिदे को पढ़कर महसूस कर रहा था कि उसने पढ़ा नहीं है बल्कि जहर पिया है। लाखों अफराद ने जानो माल की कुर्बानियां देकर जिस पाकिस्तान को हासिल किया था, उस पाकिस्तान की जमीन को और उस पाकिस्तान की बहनों और बेटियों को कौड़ियों के मोल फरोख्त किया जा रहा था। जमीन माँ होती है, माँ की अजमत को भी गैर मुल्कियों के कदमों तले रौंदा जा रहा था। ये वतन अजीज पर ऐसा हमला था कि अपने ही घर के हमला आवरों का मुकाबला एटम बम से नहीं, सिर्फ जज्बा हुब्बुल वतनी के भरपूर जिहाद से किया जा सकता था। मिस्टर वो बड़ी देर तक टहलता रहा। वो मुल्क की बाइख्तियार मगर गैर जिम्मेदार शख्सियात से निमटने के सिलसिले में परेशान नहीं था, बल्कि शर्मिंदा था कि इस मुल्क के अवाम हकायक से बेखबर रहकर कब तक दुश्मनाने वतन को असम्बलियों में पहुंचाते रहेंगे। दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं, वो दुश्मनी हर हाल में करते हैं, लेकिन असल दुश्मनी अवाम की बेखबरी है।
बेखबर रहकर दुश्मनों को मौके देना बहुत बड़ी कौमी बेपरवाही और गैर जिम्मेदारी है, और बाखबर रहकर दुश्मनों को नजरअंदाज करना अपने मुल्क से खुली दुश्मनी है। मिस्टर वो कुर्सी पर आकर बैठ गया, मेज से मोबाइल फोन उठाकर नंबर डायल किया। राब्ता होने पर बोला ऑपरेशन क्लीन अप, कोड नेम वो। दूसरी तरफ से जवाब मिला ऑपरेशन क्लीन अप, कोड नेम वो 2। मिस्टर वो ने कहा, मिस्टर वो 2, मैंने ये मुआहिदा पढ़ लिया है, तुम पढ़ोगे तो अपने मुल्क की सलामती और बका के सिलसिले में परेशान हो जाओगे। बहरहाल यहाँ आकर इसे ले जाओ और इसकी 2 दर्जन फोटो कॉपियां करवा के असल कॉपी खुफिया लॉकर में महफूज कर दो। इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। उसने राब्ता खत्म कर दिया। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने इंटेलिजेंस के एक अफसर के नंबर डायल किए। राब्ता होने पर कहा, मैं रब नवाज साहब से बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं उनका सिक्योरिटी अफसर बोल रहा हूँ, वो अपने बेडरूम में जा चुके हैं, कोई जरूरी पैगाम कहना है तो नोट करवा दें। मिस्टर वो ने कहा, मुझे बहुत अहम गुफ्तगू करना है, आप उनसे सिर्फ इतना कह दें कि जिसको पूरे सूबे में तलाश किया जा रहा है, मिस्टर वो फोन पर उनसे कुछ कहना चाहता है। दूसरी तरफ से कहा गया, ऑल राइट, होल्ड ऑन प्लीज। मिस्टर वो ने इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद एक करख्त आवाज सुनाई दी, मैं हूँ मलिक रब नवाज, क्या तुम वाकई वही हो जिसे तलाश किया जा रहा है? मिस्टर वो ने कहा, यस सर, मैं आपका खादिम हूँ। यूं तो अफसरान बहुत हैं, लेकिन उनमें से कितने सच्चे, दयानतदार और फर्ज शनास हैं, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। आजमाइशों से गुजरने के दौरान में उनकी पहचान होती है। मलिक रब नवाज ने कहा, कम टू द पॉइंट, तमहीद ना बांधो। मैं नहीं जानता कि तुमने मेरा ये जाती फोन नंबर कहां से हासिल किया है, लेकिन मुझसे राब्ता करके ये तासुर दे रहे हो कि मुझे दयानतदार और फर्ज शनास समझते हो। मिस्टर वो ने कहा, जी हाँ, आपकी फर्ज शनासी के सिलसिले में बहुत कुछ सुना है। आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने सीपा के डायरेक्टर जनरल की बेटी को अगवा नहीं किया था। मुझ पर झूठा केस बनाकर मुझे मुजरिम साबित करके बज़ाहिर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन हकीकतन वो लोग मुझे देखते ही गोली मार देंगे। मुझे थाने या अदालत में पहुंचकर जबान खोलने का मौका नहीं देंगे। रब नवाज बोला, खुलकर बात करो, कौन लोग तुम्हें गोली मारेंगे और क्यों मारेंगे? बेहतर है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे असल मामलात बताओ, मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। मिस्टर वो ने कहा, सर, पुलिस और सीपा कंपनी की खुफिया एजेंसी ने इस तरह नाकाबंदी की है कि मैं आप जैसे किसी भी दयानतदार अफसर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मलिक रब नवाज बोला, तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि तुम सीपा के किसी टॉप सीक्रेट से आगाह हो और उनके खिलाफ तुम्हारे पास ठोस सबूत हैं। मिस्टर वो ने कहा, यस सर, सिर्फ सीपा ही नहीं, हमारी हुकूमत के उस आला ओहदेदार के खिलाफ भी ठोस दस्तावेजी सबूत हैं जिन्होंने मेरी गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी किए हैं। रब नवाज बोला, मैं इस मामले की अहमियत और संगीनी को किसी हद तक समझ रहा हूँ। क्या तुम किसी के जरिए वो दस्तावेजी सबूत यहाँ पहुँचा सकते हो? मिस्टर वो ने कहा, कोशिश करूंगा कल 11 बजे तक उसकी एक फोटोकॉपी आप तक पहुँचा दूं, लेकिन उससे पहले मुझसे एक ताउन करें। रब नवाज बोला, कहो, मुझे क्या करना है? मिस्टर वो ने कहा, मुझ पर अगवा का जो इल्जाम है आप उसे गलत साबित कर दें। रब नवाज ने पूछा, क्या तुमने वाकई सीपा के डायरेक्टर जनरल की बेटी को अगवा नहीं किया था? मिस्टर वो ने कहा, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, पहले आप ये तस्दीक करें कि सीपा के डायरेक्टर जनरल हैरल्ड जॉन ने अपनी बेटी के अगवा की FIR दर्ज करवाई है या नहीं। वो FIR उनके झूठ का तहरीरी सबूत होगी, क्योंकि जिस लड़की मारिया को मैं यरगमाल बनाकर दुश्मनों के नरगे से निकला था वो डायरेक्टर जनरल की बेटी नहीं है। रब नवाज ने पूछा, जब वो उसे बेटी कह रहा है तो तुम उसे कैसे झुटलाओगे? मिस्टर वो बोला, आप झुटलाएंगे। उस डायरेक्टर जनरल हैरल्ड जॉन से कहा जाए कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाए। मेडिकल रिपोर्ट से साबित होगा कि वो कुदरती तौर पर अनफिट है। उसकी हिस्ट्री शीट से पता चलेगा कि उसने कभी शादी नहीं की। रब नवाज बोला, ओ गॉड, मैं अभी इस सिलसिले में अपने आला अफसर से बात करता हूँ। तुम्हारी बात सच होगी तो फिर तुम मुल्जिम नहीं रहोगे, तुम्हारी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स वापस ले लिए जाएंगे, फिर तुम्हें रूपोश नहीं रहना पड़ेगा। मिस्टर वो ने कहा, सर, ये इतना आसान नहीं है। अव्वल तो वो मेडिकल चेकअप के लिए राजी नहीं होगा। अगर चेकअप करवाने के लिए कानूनी इकदाम किए जाएंगे तो उनकी खुफिया एजेंसी और हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी आपकी राह में रुकावट बन जाएगी। रब नवाज ने कहा, मैं मुश्किलात को समझ रहा हूँ, लेकिन अपने फराइज की अदायगी से बाज नहीं आऊंगा। मेडिकल चेकअप के लिए हैरल्ड जॉन के पीछे पड़ जाऊंगा। मिस्टर वो ने कहा, अल्लाह ताला आपको और हौसला दे। मैं कल सुबह 7 बजे फिर फोन पर राब्ता करूंगा। शब बखैर, खुदा हाफिज। उसने मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हैरल्ड जॉन मेडिकल चेकअप करवाएगा और अपनी बहुत बड़ी कमजोरी जाहिर होने देगा। उसके बावजूद वो चाहता था कि तिब्बी मुआयने के जरिए उसे मर्दानगी साबित करने को कहा जाए। उसके इनकार ही से समझने वाले हकीकत समझ लेंगे।
वहां बेली के ओहदेदार और दीगर कारकुन जो भी फलाही काम करते थे वो कानून की हद में रहकर करते थे। फलाही मामलात भी कानून के मुताबिक निपटाए जाते हैं। इसलिए वहां बेली के सदर कुलसी, तारा और रानी को लेकर लाखड़ा के थाने में आया। फिर थाना इंचार्ज को उन तीनों की दुख भरी रुईदाद सुनाई। थाना इंचार्ज ने सदर से कहा, आप जालिमों के खिलाफ जैसी कार्रवाई चाहेंगे हम करेंगे। उस्मान ने एक कागज बढ़ाते हुए कहा, मैंने इन तीनों लड़कियों की तरफ से बयान लिखा है। इस पर तीनों के अंगूठों के निशानात हैं, मेरे भी दस्तखत हैं। आप इसे पढ़ लें और FIR दर्ज कर लें। उसने वो बयान पढ़कर कहा, राहू दादा ऐसे शर्मनाक मामलात में शैतान की तरह मशहूर है। बैरून मुमालिक से आने वाले शिकारियों के लिए यहाँ की लड़कियों की दलाली करता है। मैं राहू और उन शिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर रहा हूँ। वो एक रजिस्टर खोल कर लिखने लगा। उस्मान ने पूछा, राहू ऐसी मुजरिमाना हरकतें करता रहता है, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? थानेदार ने कहा, बहुत पहले उसे 1-2 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ऊपर से उसकी रिहाई के अहकामात आ गए और उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद भी कई फर्ज शनास अफसरों ने उसके और गैर मुल्की शिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऊपर बैठे हुए आला अफसरान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उस्मान ने पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों लड़कियों को भी इंसाफ और तहफ्फुज नहीं मिलेगा? थानेदार बोला, आप मायूस ना हो, हमें भी ये सोच कर शर्म आती है कि दलालों और गैर मुल्की शिकारियों को तहफ्फुज दिया जाता है और हम वर्दी पहनकर महज नुमाइशी कानून के मुहाफिज कहलाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि राहू दादा मेरे इलाके में आएगा तो मैं ऊपर वालों को इत्तला दिए बगैर उसे गिरफ्तार करूंगा और हवालात में रखकर उसकी खूब पिटाई करूंगा। बाद में अपने आला अफसरान से माफी मांग लूंगा। उस्मान ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उन तीनों लड़कियों को अपनी फलाही तंजीम के एक फलाही इदारे में ले आया ताकि वो दूसरी औरतों के साथ रहकर कालीन बानी और कशीदाकारी वगैरह का हुनर सीखती रहें। वो तीनों बहुत खुश थीं। वहाँ उन्हें वक्त पर खाना और पहनने को कपड़ा मिलता था। हर दूसरे तीसरे दिन गुस्ल के लिए पानी भी मिलता था। फिर सबसे बड़ी बात यह कि अब किसी जालिम की तरफ से खौफ नहीं रहा था। तीसरे दिन वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आई। उसमें एक पुलिस अफसर और 10 मुसल्ला सिपाही थे। उन्होंने कुलसी, तारा और रानी को बुलाकर कहा, बेटी ये कानून के मुहाफिज हैं। मिस्टर वो के सिलसिले में इंक्वायरी करने के लिए तुम्हें शहर ले जाएंगे। फिर बड़े अफसर के सामने तुम्हारे बयानात रिकॉर्ड करवाने के बाद तुम्हें यहाँ वापस पहुँचा देंगे। वो तीनों पुलिस की गाड़ी में चली गईं। उस पुलिस अफसर ने उन्हें ठट्ठा के थाने में लाकर कराची के एक पुलिस अफसर के हवाले किया। वो अपनी गाड़ी में उन्हें बिठाकर कराची के थाने में ले आया। वहाँ दूसरे अफसरान भी थे और एक बड़ी सी मेज पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के आलात रखे हुए थे। एक अफसर ने उन तीनों से कहा, तुम यहाँ माइक के सामने बैठकर बारी बारी मिस्टर वो को मुखातिब करो। रानी ने कहा, वो हमारे सगे भाई से भी बढ़कर हैं। वो हैं कहाँ? एक अफसर ने कहा, तुम्हारा भाई यहाँ से बहुत दूर है। तुम तीनों उसे बुलाओगी तो वो खुदाई फौजदार तुम्हारी भलाई के लिए जरूर आएगा। उन तीनों को माइक के सामने बिठाया गया। पहले रानी ने कहा, हमारे प्यारे भाईजान आप कहाँ हैं? जब से गए हैं हमसे मिलने नहीं आए। मैं तारा और कुलसी के साथ कराची शहर आई हूँ। पुलिस वाले हमें ले आए हैं। कुलसी ने कहा, भाईजान इतना खूबसूरत और इतना बड़ा शहर हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। आप इस शहर में रहते हैं, यहाँ आकर हमें अपने साथ ले जाएं। तारा ने कहा, भाईजान अब हमें किसी राहू दादा और शिकारियों का खौफ नहीं है। पुलिस वाले हमारी हिफाजत कर रहे हैं, फिर भी आप जल्दी आ जाएं और हमें अपने साथ ले जाएं। मैं तारा बोल रही हूँ, आप आ रहे हैं ना? रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई। अफसर ने कहा, फिलहाल इतना ही काफी है। इन लड़कियों को यहाँ से ले जाओ और अगली रिकॉर्डिंग के लिए इन्हें ट्रेनिंग दो। एक जूनियर अफसर और सिपाही उन तीनों को वहाँ से ले गए। उनके जाने के बाद दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। एक अफसर ने माइक के सामने बैठकर बड़ी हिकारत से कहा, वो मैं तुम्हारे जैसे मुजरिम को मिस्टर नहीं कहूंगा। तुमने अपनी इन तीनों बहनों की आवाजें सुन ली है ना? सुना है खून के रिश्ते से शरीफाना जबान का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तुमने जबान से इन्हें बहन कहा है और जान पर खेल कर इन्हें शिकारियों से बचाकर बहाबेली के फलाही इदारे में पहुंचाया है। अब ये बेचारियां हमारे टॉर्चर सेल में पहुंचाई जाएंगी। इन पर ऐसा तशद्दुद किया जाएगा जैसा गैर मुल्की शिकारी करने वाले थे। तुम ये बातें सुनने के बाद 12 घंटे के अंदर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करोगे तो इन लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादतियां शुरू कर दी जाएंगी और इनके चीखने, तड़पने और फरियादें करने की आवाजें भी तुम्हें फोन पर सुनाई जाएंगी। इनकी भलाई और तहफ्फुज चाहते हो तो फौरन चले आओ। इन लड़कियों ने पहले कभी शहर के पुलिस स्टेशन को और पुलिस वालों को नहीं देखा। हमें वर्दी में देखकर पुलिस वाला समझ रही हैं। तुम अंदाजा कर सकते हो कि हम कौन हैं। तुम खुद को हमारे हवाले करने के लिए किसी वक्त भी कायदे आजम के मजार के सामने आ जाओ। हम दिन रात तुम्हारे मुंतजिर रहेंगे। उसने माइक को ऑफ कर दिया। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। वार्निंग से भरपूर एक ऑडियो कैसेट तैयार थी। इंटरकॉम से आवाज उभरी,
सर, मिस्टर वो इज ऑन द लाइन। मलिक रब नवाज ने इंटरकॉम का बटन दबाकर उसे ऑफ किया, फिर एक फोन का रिसीवर उठाकर कहा, हाँ मैं हूं मलिक रब नवाज। मिस्टर वो ने कहा, सर आपने सीपा के डायरेक्टर जनरल के सिलसिले में अपने आला अफसरान से बात की होगी। मैं चाहता हूं उसकी बेटी के अगवा का इल्जाम मुझ पर न रहे। रब नवाज ने कहा, हमारे एक आला अफसर ने हुकूमत के आला ओहदेदार से गुफ्तगू की है। आला ओहदेदार ने कहा है कि किसी गैर मुल्की बड़ी शख्सियत से हम ये नहीं कह सकते कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाए। अव्वल तो ये अहमकाना मुतालबा होगा, दोम ये कि वो अगर राजी होगा तो अपने मुल्क के डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट पेश करेगा जो उसके हक में होगी। मिस्टर वो ने कहा, यानी साबित कर देगा कि वो शादी के काबिल है, उसने शादी की थी और मारिया उसकी अपनी बेटी है। रब नवाज ने कहा, हाँ ये साबित करना उसके लिए आसान होगा। वैसे मारिया उसकी बेटी ना भी हो तो एक गैर मुल्की लड़की को अगवा करना जुर्म है, ये इल्जाम तुम पर रहेगा। मिस्टर वो ने कहा, सर मैंने अपने बचाव के लिए उसे यरगमाल बनाया था, फिर उसे इज्जत व आबरू के साथ वापस जाने के लिए छोड़ दिया। रब नवाज बोला, तुम सीपा के खिलाफ वो खुफिया दस्तावेजात पेश करोगे तो हम तुम्हें पूरी तरह सिक्योरिटी देंगे। हमारे आला अफसर ने कहा है कि जब तक हम वो दस्तावेजात पढ़ न लें उस वक्त तक तुम प्रेस वालों के सामने जबान नहीं खोलोगे और ना ऑपोजिशन से और ना किसी सियासी पार्टी से कोई राब्ता करोगे। मिस्टर वो ने कहा, मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगा। वैसे आप देख रहे हैं कि मैंने अब तक अपनी जबान बंद रखी है। और रब नवाज ने कहा, ये तुम्हारी दानिशमंदी है। क्या दस्तावेजात की फोटो स्टेट भेज रहे हो? मिस्टर वो ने कहा, जी हाँ, वो कॉपी आज किसी भी वक्त आपके पास पहुंच जाएगी। रब नवाज ने कहा, हमारे आला अफसर ने एक फोन नंबर दिया है, तुमसे कहा गया कि उस नंबर पर किसी से बहुत अहम गुफ्तगू कर सकोगे। उसने फोन नंबर बताया। मिस्टर वो ने उस नंबर को नोट करने के बाद कहा, सर मैं देखूंगा कि मुझसे कौन अहम गुफ्तगू करने वाला है, उसके बाद मैं फिर आपसे राब्ता करूंगा। रब नवाज ने कहा, मैं यही चाहता हूँ, तुम मुझे हर बात से बाखबर रखो, तभी तुम्हारी सही रहनुमाई कर सकूंगा। उसने राब्ता खत्म किया, फिर नोट किए हुए फोन नंबर डायल किए। रिसीवर कान से लगाकर सुना। दूसरी तरफ से फोन की घंटी बजती रही, फिर किसी की आवाज सुनाई दी, हेलो कौन? मिस्टर वो ने कहा, मैं वो बोल रहा हूँ, मुझे ये नंबर दिया गया है, क्या आप बात करेंगे? आगे से कहा गया, हाँ बात करूंगा, पहले एक ऑडियो कैसेट सुना रहा हूँ, इसे सुन लो फिर हमारी बातें होंगी। चंद लम्हात तक खामोशी रही, फिर वो रानी की आवाज सुनकर चौंक गया। उसके बाद कुलसी और तारा भी बोल रही थी। आखिर में किसी ने भारी भरकम आवाज में उसे नफरत से मुखातिब करते हुए धमकियां दी कि अगर वो 12 घंटे के अंदर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करेगा तो इन कमसिन लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती की जाएगी। ऐसी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था और वो कर भी क्या सकता था। कैसेट खत्म होने के बाद दूसरी तरफ से पूछा गया, क्या तुमने सुन लिया? मिस्टर वो बोला, तुम लोग कितने बेशरम हो, मासूम बच्चियों को यरगमाल बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हो, क्या तुम्हारी अपनी बेटियां और बहनें नहीं हैं? वो हंसते हुए बोला, इस मुल्क में जो ताकत और इख्तियारात के जरिए अपनी बहनों और बेटियों को तहफ्फुज़ देता है वही मुअज़्ज़िज़ फर्द कहलाता है। बाकी अवाम कहलाने वाले करोड़ों अफराद कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे रहमो करम पर रहते हैं। हम जब चाहते हैं उन पर कीड़े मार स्प्रे करके उनके मरने का तमाशा देखते रहते हैं। मिस्टर वो ने कहा, तुम लोगों से इंसानियत की तवक्को रखना हिमाकत है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है हम तुम्हारी बेहिसी और बेगैरती को देखते आ रहे हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, और आइंदा भी देखते रहोगे। काम की बात करो और बताओ कि तुम्हारी इन छोटी छोटी बहनों के साथ वही सलूक किया जाए या खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहे हो? मिस्टर वो ने कहा, इस वक्त 8 बजे हैं और मुझे 12 घंटे का वक्त दिया गया है, मैं अभी सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ से बोला गया, अगर इस मुआहिदे के सिलसिले में सौदा करोगे तो गिरफ्तारी के लिए पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में या बाहर किसी भी मुल्क में लेन देन कर सकते हो। तुम्हारे लिए फौरन बैंक अकाउंट में मुंह मांगी रकम जमा कर दी जाएगी और तुम्हें उस मुल्क की शहरियत भी दिलवाई जाएगी। मिस्टर वो ने कहा, इन मासूम और मजलूम लड़कियों के अलावा ये दूसरी डीलिंग करना चाहते हो, तुम्हें किसी एक डीलिंग पर रहना चाहिए। दूसरी तरफ से बोला गया, फिलहाल लड़कियों को भूल जाओ, 12 घंटे वाली मोहलत खत्म समझो, अपनी पसंद के किसी भी मुल्क में जाओ और हमसे राब्ता करो, हम तुम्हारे तमाम मुतालिबात पूरे करेंगे। तुम वो मुआहिदा हमारे हवाले कर दोगे, उसके बाद हम इन तीनों लड़कियों को इज्जत व आबरू से यहाँ के फलाही इदारे में पहुंचा देंगे। मिस्टर वो ने कहा, 12
घंटे की मोहलत खत्म न करो, मैं रात के 8 बजे तुम्हारी बहुत बड़ी ऑफर का जवाब दूंगा। शर्त यह है कि इन तीनों लड़कियों को आज शाम से पहले फलाही इदारे में पहुंचा दो। और उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर तक नागवारी से सोचा, फिर मलिक रब नवाज से राब्ता करके कहा, सर वही हो रहा है जिसकी मुझे तवक्को थी। ये तो हमेशा करप्ट ओहदेदारों का मामूल रहा है कि उनकी दुखती रग पर उंगली रख दी जाए, उनके जराइम के ठोस सबूत हासिल कर लिए जाएं तो वो हर तरह का समझौता और सौदा करने को तैयार हो जाते हैं। रब नवाज ने पूछा, तुमसे क्या सौदा कर रहे हैं? मिस्टर वो ने कहा, अगर मैं उनकी इज्जत रख लूं और सिर्फ उनकी जान न मांगूं तो वो मेरे सामने सोने का पहाड़ खड़ा कर देंगे। मुझे पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा रहेगा। वो मुझे दूसरे किसी भी मुल्क की शहरियत दिलवा देंगे और मुंह मांगी रकम मेरे बैंक अकाउंट में पहुंचा देंगे, और कोई मुतालबा करूंगा तो उसे भी पूरा करेंगे। वो उन 3 लड़कियों के मुतालिक भी बताने लगा जिन्हें यरगमाल बनाकर उसे मजबूर किया जा रहा था कि वो 12 घंटे के अंदर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, जबकि पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। ये खेल पुलिस की आड़ में खेला जा रहा था। मलिक रब नवाज ने कहा, ये तो वाज़े तौर से समझ में आ रहा है कि वो आला ओहदेदार पसे पर्दा है। उसके एजेंट और सीपा कंपनी की खुफिया एजेंसी वाले तुम्हारे अतराफ जाल बिछा रहे हैं। जिसने तुमसे फोन पर बात की है और जो तुमसे सौदेबाजी कर रहा है वो एक फ्रंटमैन है। हर दौर में करप्ट ओहदेदार ऐसे फ्रंटमैन की खिदमात हासिल करते हैं। तुम देखोगे कि ये फ्रंटमैन तुम्हारे लिए कंबल बन जाएगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मिस्टर वो ने कहा, सर इस मुआहिदे की एक कॉपी आपके पास पहुंच जाएगी, आप उसे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपसे राब्ता करूंगा। उसने फोन बंद कर दिया और जेरे लब बड़बड़ाने लगा, सौदा, वाह खूब, सौदेबाजी होती रहती है। पहले सीपा कंपनी को 200 किलोमीटर जमीन बेचने का सौदा हुआ, फिर मुझे खरीदने के लिए सौदा हो रहा है। इस मुल्क को एक मंडी बना दिया गया है। नीचे से ऊपर वालों तक इस तरह खरीदे और बेचे जा रहे हैं कि पूरा मुल्क फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगा, वो तीनों लड़कियां फ्रंटमैन के हाथ कैसे लग गईं। बहाबेली के फर्ज शनास ओहदेदार और कारकुनान ने उन बेचारियों को फ्रंटमैन के हवाले क्यों कर दिया? बेशक फ्रंटमैन अपने तमाम तर इख्तियारात के साथ गया होगा और बहाबेली की तंजीम को मजबूर और बेबस बनाकर उन लड़कियों को ले आया होगा। उसने फोन के जरिए वो 2 से राब्ता किया, उसे बताया कि वो तीनों लड़कियां एक फ्रंटमैन की गिरफ्त में हैं। वो 2 को बहाबेली के ओहदेदार के पास जाकर मालूम करना चाहिए कि वो लड़कियां उस इदारे से निकलकर कराची कैसे पहुंचाई गईं। फिर उसने अपने एक और साथी को फोन पर कहा, बेदार बख्त, साथियों को खबर कर दो मैं कराची आ रहा हूँ। उस फलाही इदारे पर शाम तक नजर रखो जहाँ बेसहारा लड़कियों को पनाह दी जाती है। तुम्हें ये मालूम करना है कि कुलसी, तारा और रानी नाम की 3 कमसिन लड़कियां उस इदारे में पहुंचाई गई हैं या नहीं। अगर इन लड़कियों को पहुंचाने वाला तुम्हारी नजरों में आए तो उसका पीछा करो, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करो। मिस्टर वो मोबाइल फोन उस कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में आया। वहाँ उसकी फर्जी बहन और माँ बाप बैठे हुए थे। उसने पूछा, आप चलने के लिए तैयार हैं? बड़े मियाँ ने कहा, हाँ बेटे, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वो सब वहाँ से मकान के बाहर आए। बाहर एक पुरानी सी कार खड़ी हुई थी। बड़े मियाँ ने घर के दरवाजे पर ताला लगाया, फिर वो सब कार में आकर बैठ गए। मिस्टर वो स्टीयरिंग सीट पर आ गया। उसने कार स्टार्ट की। उसे ड्राइव करता हुआ कई गलियों से गुजार कर नेशनल हाईवे पर आ गया। फिर कराची की समत गाड़ी तेज रफ्तारी से जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।